कि हमारी बातें हैं सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। वाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारा बेहद ख़ास है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आप ब्रांड एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ ऑथर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए वेलकम कहते हैं मिस्टर आतिफ हनीफ को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको इस शो में बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। कतर इत्तेफाक से पहली बार आना हुआ और कई मुल्कों में मिडल ईस्ट में पहले जाना हुआ, लेकिन कतर एक तरह से देखा जाए तो फेरिस में थोड़ा सा बाद में आया, लेकिन जो कहा जाता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा। ओके, जब मैं आपका रिज्यूमे पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि यू हैव हैड एन इनक्रेडिबल डाइवर्स करियर, राइट फ्रॉम ब्रांड मार्केटिंग टू बुक राइटिंग टू सोशल वर्क एंड सो मच सो। व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स योर पैशन फॉर सच अ वाइड रेंज ऑफ एंडेवर्स? देखिए, अक्सर होता है नाजिया कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ होती चलती चली जाती हैं, और जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो जाहिर है सबको उस वक्त ये लगता है कि कहीं से किसी तरह से हम सेटल हो जाएं, कोई जॉब हो। तो मेरा भी ऐसे ही रहा। स्टूडेंट लाइफ के बाद वो कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुई, लेकिन उसमें मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जो है वो ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खाली अगर इंसान नौकरी करेगा और नौकरी करके चला गया तो मुझे लगता है कि वो कुछ कमी है उसके अंदर। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द कंट्री, वो रहना चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा से जो है वो यही रही। कवरिंग लखनऊ बहुत ही खूबसूरत बुक है और यहाँ पर आपने पहली बार इस तरह से काम किया है कि इट्स लाइक इंडियाज़ फर्स्ट QR कोड बुक। तो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला और किस तरह से आपने इसको लेटर ऑन इम्प्लीमेंट किया? और मुझे बुनियादी तौर पे हेरिटेज और कल्चर और लिटरेचर का बहुत शौक़ हमेशा से रहा, जब से स्टूडेंट टाइम से। तो लखनऊ में भी क्योंकि एक बहुत बड़े वहाँ पे कल्चर है, और आज का नहीं तकरीबन 300-400 साल की हिस्ट्री है, और लखनऊ जिस चीज़ के लिए मशहूर है आपको पता है। तो मैंने उस पर भी एक कोशिश करी, और उस पर मेरी एक किताब है डिस्कवरिंग लखनऊ के नाम से, और वो फोकस है वहाँ के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि लखनऊ में भी बहुत एक रेंज ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। हम लोगों को लगता है कि शायद वहाँ मॉन्यूमेंट्स खाली नवाबी दौर के मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी है, फ्रेंच भी है। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो उसके ऊपर जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो आम तौर पे लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में मैंने उसको सबको ढूंढा, उनकी तारीख, और उस पर फिर QR कोड से कनेक्ट किया। तो हर तस्वीर पे QR कोड है, अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आप उन इमारतों के पास पहुंच भी सकते हैं और उनकी तारीख के बारे में जान भी सकते हैं। अच्छा, आपका पैशन सिर्फ बुक लिखने तक महदूद नहीं है, वी नो दिस। आप बहुत पैशनेट रहे हैं टुवर्ड्स अलीगढ़ मूवमेंट, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, ये बहुत आपने अहम सवाल किया। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान साहब को सब लोग जानते हैं, और वो जो मशहूर है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने जब पढ़ा, और इतने साल से मैं उनको पढ़ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो मैंने उनको पाया कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो अब सवाल ये आता है कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या चीज़ है। तो बुनियादी तौर पे जो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि एजुकेशन। तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पिलर। ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन खाली एजुकेशन नहीं है। उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन के लिए बहुत काम किया, उन्होंने रिलीजियस अवेकनिंग के लिए बहुत काम किया, और उसके अलावा बहुत सारे काम किए। तो हम जब उसको मुश्तरका तौर पे देखते हैं तो वो अलीगढ़ तहरीक कहलाता है, अलीगढ़ मूवमेंट कहलाता है। सर सैयद अहमद ख़ान पे टाइम पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात उन पे लगाए गए, तो क्योंकि अब आप उनकी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि वो जितने भी एलिगेशंस थे उनकी रियलिटी क्या है एक्चुअली? देखिए, इनके ऊपर जैसा आपने कहा वाकई बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, और मैं तो क्योंकि पिछले काफ़ी साल से सिर्फ ये मेरा पैशन है, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। कोशिश ये हो रही कि वो चीज़ें लोगों तक पहुँचें, किताब के शक्ल में, वीडियो के शक्ल में, आर्टिकल के शक्ल में, और तमाम उस जो भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैंने पाया कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम आज तक दिखते हैं, जो आपको लोग लगाते हैं, और इवन आज भी लगाते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनके इंतकाल को 125 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग जो हैं इस तरह के इल्ज़ामात पे छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने जब उनको स्टडी किया तो पाया कि वो सारे इल्ज़ाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं। अच्छा, आपको एक टाइटल भी दिया गया था, दैट वाज वर्ड्सवर्थ। तो इस ऑथर का टाइटल या ये टाइटल आपको कैसे मिला एंड हाउ डू यू डिफाइन दिस टाइटल? ये टाइटल मुझे अलीगढ़ में मिला था, और जैसे मैंने बताया कि मुझे अलीगढ़ ने ही जो है ये सब सारी चीज़ें सिखाई। मैं आज जो भी कुछ कर पाया हूँ वो अलीगढ़ की देन है।
और उसमें मैं आपको बड़ा एक मज़े का वाक़या बताऊं, जी जी। क्योंकि मेरी स्कूलिंग जब लखनऊ से हुई तो लखनऊ में थोड़ा सा डिबेट वाला और उस तरह का कल्चर नहीं था। अच्छा। जब मैं अलीगढ़ पहुंचा तो वहाँ जो लिटरेरी और कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैंने एक बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया, पहली बार। उससे पहले मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और थोड़ा सा जो होता है स्टूडेंट लाइफ में कि आप रट के जाते हैं और जो भी आपका टॉपिक था, लेकिन मुश्किल से 1-1.5 मिनट बोल पाए। और एस हॉल में प्रोग्राम था और वहाँ पे फिर बिल्कुल ब्लैंक हो गए और फिर मैं 1 मिनट बाद मुझे सॉरी कह के पीछे आना पड़ा और रुआसे होके मैं हॉल से बाहर चला गया। अच्छा। लेकिन ये अलीगढ़ की देन थी कि कुछ वक्त बाद फिर एक डिबेट का कंपटीशन हुआ, मैंने फिर पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे जो है वो इनाम मिला। तो इस तरह से वो सिलसिला जो है वो चलता रहा। ऐसे राइटिंग मेरा फेवरेट वो रहा और ये कड़ी इस तरह से धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ती चली गई। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी इस शो को सुनते हैं, तो मैं ये चाहूँगी आपसे कि आप उन्हें ये बताएं कि किस तरह से वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, उसमें एक तो बहुत ज़रूरी ये है कि जब हम स्टूडेंट टाइम में होते हैं चीज़ें शुरू वहीं से होती हैं। तो एक वो प्रोसेस को शुरू कर दें। और सबसे पहले देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हर आदमी लिख तो रहा है। अगर आप अपने कोर्स का लिख रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द राइटिंग। लेकिन उसके अलावा आप कुछ ना कुछ जो है, अगर आपको पोइट्री का शौक़ है आप वो लिखिए, कुछ स्टोरी लिखिए, कुछ ट्रैवलॉग लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो वो पहला स्टेप जो है कि आप लिखने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्टेस्ट होते हैं बहुत, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसमें इनाम कोई वो नहीं होता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव हमारे जब सामने होता है तो काम कुछ अल्टीमेटली होता रहता है। तो ये 2 चीज़ों का अगर कम्बिनेशन हम रखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं। और ज़िंदगी भर तो खैर आदमी एक्सपेरिमेंट्स करता ही है, सीखता है, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप उर्दू ज़बान को प्रमोट और प्रिजर्व करने का भी काम कर रहे हैं, उसके क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, उर्दू का सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज की डेट में वो रस्मुल ख़त है, स्क्रिप्ट है कि हम उर्दू बोल तो रहे हैं और उर्दू आज की डेट में ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, लेकिन लोग उर्दू पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है। और जाहिर है ये घरों से चैलेंज शुरू हुआ कि हम अपने बच्चों को अब नहीं उर्दू पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट को महफूज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो चैलेंज ये है कि वो लिटरेचर को कौन पढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर है बहुत सारा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसा अच्छा काम हो रहा है जहाँ पे हमें जो है रोमनाइज्ड उसमें मिल जाता है, ई बुक्स मिल जाती हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर स्क्रिप्ट नहीं आती है तो चैलेंज है। जैसे मैं अगर कुछ थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, जो भी चीज़ें प्राइमरी सोर्सेज देखता हूँ, तो मेजॉरिटी जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो उर्दू में। तो अगर हमें उर्दू नहीं आती है तो हमारे लिए वो लिटरेचर फिर जो है वो काम का नहीं है। और बहुत सारी जो मैं देखता हूँ जो गलतियाँ होती हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया फीमेल एजुकेशन वाला, तो गलती क्या हुई कि वो सब सारे प्राइमरी सोर्स उर्दू में हैं। अब जो लोग लिख रहे हैं उनको उर्दू आ नहीं रही, तो उन्होंने उन चीज़ों को टच नहीं किया। तो जो आपने सवाल पूछा, देखिए बड़ी ज़रूरत ये है, क्योंकि ज़बान जो है वो किसी मज़हब का हिस्सा नहीं होती है। ज़बान हमेशा जो है रीजन की होती है। और उर्दू जैसे मैंने बताया उसका दायरा जो है आज पूरी दुनिया में लोग उर्दू में बात कर रहे हैं। हम यहाँ कतर में बैठे हैं, हम भी उर्दू में बात कर रहे हैं, जबकि उर्दू कहाँ से शुरू हुई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस ज़बान को, उस रवायत को, उस तहज़ीब को जो है वो बचाया जाए। नहीं तो अगर खुदा न खास्ता वो ज़बान जो है उसका ज़वाल होगा तो पूरी तहज़ीब का ज़वाल होगा। थैंक यू सो मच आतिफ, बहुत ही अच्छी अपनी बातें की और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचाए भी। कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर भी किया है कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमें हमारे बच्चों को लेकर जाना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज वैल्यूबल इंसाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस जाते जाते मैं चाहूँगी कि आपका पैगाम हमारे तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं आपको FM 107 के, उनके लिए आप क्या ख़ास कहना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि देखिए, ज़िंदगी में हर आदमी के पास वक्त की कमी है और मुझे हमेशा यही लगता है कि वक्त उसी के पास है जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है तो बिल्कुल आपका ये सोचना गलत है। और दूसरा ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं आपका कोई जॉब है, बिज़नेस है, तो उसमें कोशिश ये ज़रूर करिए कि आप उसके एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फॉर द कम्युनिटी, एक्स्ट्रा फॉर द सोसाइटी, एक्स्ट्रा फॉर द कंट्री, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे यही लगता है और मैं लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र करें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा मैसेज आपका। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।